कभी तो आपने सोचा होगा कि जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए या नहीं। जॉइंट फैमिली में दिया हुआ प्यार, स्ट्रेस ज़्यादा और सपोर्ट कम बन जाता है। बेटी को पालने के लिए मुझे अपनी प्रोफेशनल करियर को छोड़ना पड़ा। दादा दादी का जो नजरिया था वो था प्यार और बच्चों को बिगाड़ना। माँ और बेटी के इमोशनल कनेक्ट को बनाना बहुत ज़रूरी है। माता पिता को साथ मिलकर अपनी बेटी की परवरिश अपने हिसाब से करनी चाहिए। कभी तो आपने सोचा होगा कि जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए या नहीं। जॉइंट फैमिली में दिया हुआ प्यार, स्ट्रेस ज़्यादा और सपोर्ट कम बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं वंदना, पेरेंटिंग की पाठशाला की फाउंडर, और पिछले 36 सालों से मैं एक जॉइंट फैमिली में रह रही हूं। लेकिन मेरा बचपन एक एयरफोर्स फैमिली में एक डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में गुजरा है। तो वेलकम टू पेरेंटिंग की पाठशाला, जहां पर हम बनाते हैं पेरेंटिंग को फन एंड इजी और स्ट्रेस कम और सपोर्ट ज़्यादा। ये है पेरेंटिंग की पाठशाला का वादा। तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जॉइंट फैमिली में रहना चैलेंजिंग क्यों हो सकता है। बचपन में मैं एक बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड, डिसिप्लिन्ड एयरफोर्स फैमिली में मेरा बचपन गुजरा। मम्मी, पापा और मेरे 2 भाई, हमारी ये एक छोटी सी न्यूक्लियर फैमिली थी। शादी हो गई जॉइंट फैमिली में। पहले 5 साल तो बहुत अच्छे गुजरे। जो मुझे कहा गया मैंने फॉलो किया एंड 5 इयर्स एक हनीमून पीरियड की तरह निकल गया। लेकिन जब मेरी पहली बेटी हुई तो सिचुएशन कुछ बदल सी गई। हुआ ये कि सब लोग मुझे पेरेंटिंग एडवाइस देने लगे। किसी ने कहना इसको दवाई दे दो, इसको सुलाने का टाइम ये है, इसको खाना ये खिलाओ, इस डॉक्टर के पास ले जाओ, इसको हींग लगा दो, और ना जाने क्या क्या। उसके ऊपर बेटी को पालने के लिए मुझे अपनी प्रोफेशनल करियर को छोड़ना पड़ा। ये तो मुझे सबसे बड़ा शॉक लगा। इसी समय मुझे समझ में आ गया कि मदर बनना अपने आप को रीइन्वेंट करने की एक जर्नी है। तो अपने आप को रीइन्वेंट करते करते मुझे ये समझ में आया कि जो मेरा पेरेंटिंग स्टाइल है, जो मैंने सीखा है अपने बचपन में, जिसमें रात को सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे खाना खाना और सब चीज़ों को साफ सुथरा रखना और एक नियम के अनुसार चलना, ये मेरा अपना पेरेंटिंग स्टाइल था। और मैं चाहती थी कि मैं अपनी आइडेंटिटी को, अपनी बेटी को इस पेरेंटिंग स्टाइल के हिसाब से पालूं और अपनी आइडेंटिटी इसमें अलाइव रखूं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दादा दादी का जो नज़रिया था वो था प्यार और बच्चों को बिगाड़ना। नतीजा, बेटी रात को 11 बजे सोती थी, टीवी लेट चलता था, घूमते घूमते खाना खाती थी और कभी भी टैंट्रम थ्रो करती थी। मैं उसे डांट भी नहीं सकती थी और ना जाने क्या क्या। थोड़ा सा टसल बढ़ने लगा। मैं अपने आप को खोने लगी और मुझे लगा कहीं ना कहीं मेरा और मेरी बेटी का कनेक्शन कुछ वीक होने लगा है। दिस वॉज अ वेक अप कॉल फॉर मी। रीथिंकिंग माई वे ऑफ कनेक्टिंग विद माई डॉटर, मैंने सोचा कि एक माँ और बेटी के इमोशनल कनेक्ट को बनाना बहुत ज़रूरी है। तो यहीं से शुरू हुई मेरी एक्सेप्टेंस की जर्नी। मुझे समझ में आया कि मेरी बेटी मुझे माँ कम और एक दोस्त के रूप में देखती है। माँ बाप के रूप में, एक केयर गिवर्स और केयर टेकर्स के रूप में तो वो दादी दादा को मानती थी। जिस तरह का इमोशनल सपोर्ट मुझे अपने हस्बैंड से चाहिए था, मुझे वो भी नहीं मिल पाता था, क्योंकि मैं उनको बता ही नहीं पाई कि मुझे उनसे चाहिए क्या। कोई भी पेरेंटिंग का काम अपने बच्चे को लेकर वो अपने पेरेंट्स पे डाल देते थे और मुझे लगता था कि हम दोनों को, माता पिता को साथ मिलकर अपनी बेटी की परवरिश अपने हिसाब से करनी चाहिए। तो जब मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि मेरी बेटी मुझे दोस्त के रूप में देखती है और दादी दादा का प्यार उसको एक
ज़्यादा पेरेंट की तरह नज़र आता है, तो मैंने अपने इमोशनल कनेक्ट को बेटी के साथ गहरा बनाने की कोशिश की। तो सबसे पहले मैंने उसकी नेचर को एक्सेप्ट किया। मैंने उसकी क्यूरियस नेचर को और जो बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत ज़्यादा अपने ही हिसाब से चलने वाली बच्चा होने की नेचर को एक्सेप्ट किया और उसके रूटीन को एक फिक्स्ड टाइम में बांधना बंद कर दिया। दूसरी चीज़ जो मैंने की, अपने इन लॉज के साथ, मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ के साथ बैठ के कुछ बातचीत की। मैंने उनको बताया कि मैं इस परिवार में बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं अपनी बेटी को बिल्कुल भी अपने हिसाब से नहीं पाल पा रही। तो उन्होंने मुझे बताया कि बच्चों का जो बचपन होता है उसे प्यार से भर देना बहुत ज़रूरी होता है। नियम और रूटीन धीरे धीरे बच्चे की लाइफ में आ जाते हैं। तो यहाँ से शुरू हुई एक बातचीत का दौर। कुछ मैंने उनकी सुनी और कुछ उन्होंने मेरी बात सुनी और इकट्ठे मिलकर हमने बेटी को पालने के नियम बना लिए। 2 बास्केट्स बनाई, एक थे नेगोशिएबल्स, एक थे नॉन नेगोशिएबल। टाइम पे सोना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। बच्चे के साथ खेलना मेरे फादर इन लॉ के लिए बहुत ज़रूरी था। तो नेगोशिएशन ये हुई कि बेटी मेरे कहे हुए टाइम पे सोएगी, लेकिन जिस समय वो कुछ खेलना चाहेगी अपने दादाजी या दादी जी के साथ, तो उस समय मैं उनके बीच में बिल्कुल ना रोकूंगी ना टोकूंगी। दूसरी चीज़, टेबल पर बैठ के खाना खाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। अब यहाँ पे मुझे एक्सेप्ट करना अब पड़ा अपनी बेटी की नेचुरल नेचर को, जो बैठना बिल्कुल नहीं पसंद करती थी, बल्कि वो घूम घूम कर खाना खाना पसंद करती थी। तो मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ी उसकी नेचर और यहाँ से शुरू हुआ दौर बिटिया को खिचड़ी खिलाने का। एंड मील टाइम्स बिकेम लाइक फ्रेंडली टाइम विद नेचर। नेचर में जाकर बिटिया थोड़ी काम डाउन हो जाती थी और पेड़ पर बैठ के, उसकी छाया में बैठ के खाना खाना उसको पसंद था। और आसपास जब बर्ड्स चहकते थे, चहकाते थे, गाना गाते थे, तो वो और भी खुश होती थी। हेंस मील टाइम्स बिकेम वेरी वेरी जॉयफुल। उसके बाद मेरे इन लॉज को बहुत ज़रूरी था कि बच्चे के साथ वो टाइम बिताना चाहते थे। वो कई कहानियाँ उसको सुनाना चाहते थे और अपने बचपन की कहानियाँ और अपने ट्रैवल्स की कहानियाँ वो खुल कर बिटिया के साथ शेयर करते थे। धीरे धीरे ये ज्योग्राफी क्लासेस में कन्वर्ट हो गई। मेरे फादर इन लॉ मर्चेंट नेवी से थे, तो उन्होंने दुनिया की बहुत सारी शहरों में ट्रैवल किया हुआ था। तो वहाँ से मेरी बिटिया सीखने लगी कि ग्लोब के ऊपर बैठ के जो उसको कहानियाँ सुनाई गई, उसको एक घर बैठे बैठे दुनिया का एक्सपोजर मिल गया। तो जब एक्सेप्टेंस और एक कोऑपरेशन आपस में हुई, तो पेरेंटिंग जो है स्ट्रेस कम और सपोर्ट ज़्यादा होने लगी। जैसे जैसे बिटिया बड़ी हो गई, हमारा आपस का तालमेल भी बढ़ गया और कुछ समय ऐसा आया जब मैं अपनी बेटी को बेधड़क उनके पास छोड़कर वापस अपनी नौकरी भी ज्वाइन कर सकी। एंड आई वेंट बैक टू माई जॉब एंड मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि मेरी बेटी का ध्यान घर में कौन रखेगा, क्योंकि उसका बॉन्ड अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो उनके साथ कंफर्टेबली जो भी उसको चाहिए था वो उनसे मांग सकती थी। और दूसरी चीज़, ग्रैंड पेरेंट्स के प्यार, पेशेंस और अनकंडीशनल लव की वजह से मेरी बच्ची एक खुश रहने वाला बिटिया की तरह बड़ी होती गई। इमोशनली मोर सिक्योर शी बिकेम। एंड आराम से मैं अब जॉब करके घर वापस आती और उससे बात करती, तो स्कूल से वापस आकर वो दादी के साथ अरहर की दाल और चावल खाना खाकर मेरा इंतज़ार करती थी। तो इस तरह से जॉइंट फैमिली के पेरेंटिंग स्टाइल को धीरे धीरे हमने आपस में बातचीत करके एक्सेप्टेंस, कोऑपरेशन और
कोलैबोरेशन से एक अच्छा माहौल बना दिया। अब जॉइंट फैमिली का प्यार, अगर आपको ये लगे कि आपके लिए स्ट्रेस बन रहा है, तो इन 3 सिंपल प्रिंसिपल्स को फॉलो कीजिए और अपने घर के माहौल को एक खुशहाल और नर्चरिंग और बेहतर पेरेंटिंग के लिए बनाना आपके हाथ में है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अब पसंद आया हो तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिससे लगे कि आपको मदद मिल सकती है, और कमेंट बॉक्स में लिख डालिए अपनी जॉइंट फैमिली की कुछ जर्नी के बारे में। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि इस चीज़ की इनसिक्योरिटी या टेंशन एज अ मदर आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि मेरी बेटी या मेरा बेटा मुझे छोड़कर दादी दादा या नानी नाना के साथ ज़्यादा घुल मिल रहा है। ये ग्रैंड पेरेंट्स का बॉन्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लेकिन एज अ पेरेंट आपका बॉन्ड एक नेचुरल बॉन्ड है, कभी भी कम नहीं होगा। तो इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, स्टेबल रखिए और अपनी पेरेंटिंग को ज़्यादा मजबूत बनाइए, क्योंकि बच्चों की पेरेंटिंग सिर्फ एक पेरेंट से ही नहीं होती, बल्कि उसमें सारे परिवार को साथ मिलकर काम करने से चिल्ड्रन आर इमोशनली मोर सिक्योर, मोर साउंड, हैप्पियर एंड ऑटोमेटिकली जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं तो सोसाइटी में, अपने दोस्तों में, अपने जॉब में बेहतर रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। तो हैप्पी जॉइंट फैमिली पेरेंटिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिए। हैप्पी पेरेंटिंग।